हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। आज मैं आपके सामने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट के बारे में बताऊँ। इसके पिछले क्लास में मैंने आपको रॉलेट सत्याग्रह के बारे में बताया था और आज हम नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आपके सामने बताएंगे। तो शुरू करते हैं। नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। व्हाट वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? द मूवमेंट इन विच गांधी जी told to countrymen not to cooperate with the government. This movement was started in India in January 1921, and in this movement Gandhi ji told to countrymen not to cooperate because in opinion of गांधी जी के समझ में, उनके जो विचार थे भारत में ब्रिटिश रूल कंटिन्यू करने के संबंध में, तो उनका मानना था कि अगर भारतीय ब्रिटिश लोगों के साथ यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना बंद कर दे तो यह सरकार कोलैप्स कर देगी। इसलिए उसने भारतीयों से आह्वान किया कि किसी भी तरह से किसी भी स्तर पे सरकार को कोऑपरेट न करें। इस कारण उन्होंने आवाज दी भारतीयों को नॉट टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, यानी कि इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कंट्रीमेन वेयर टोल्ड बाय गांधी जी नॉट टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट। दूसरा जो मूवमेंट है वो खिलाफत मूवमेंट। ये खिलाफत शब्द जो वास्तव में कैलिफ इंग्लिश के और फारसी के कैलिफ, खलीफा जो शब्द है, वो खलीफा जो शब्द है वो हेड ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, यानी कि स्पिरिचुअल हेड ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक पोस्ट, एक पदवी, जैसे क्रिश्चियन लोग का जो स्पिरिचुअल हेड पोप होते हैं, ठीक वैसे ही मुस्लिम लोगों के लिए भी, यानी इन मुस्लिम वर्ल्ड दिस खलीफा वाज अ स्पिरिचुअल हेड। सो दिस मूवमेंट वाज रिलेटेड टू द मैटर्स रिलेटेड टू खलीफा। और ये खलीफा कौन था? तो ही वाज सुल्तान ऑफ तुर्की। दैट मीन्स the movement in India was begun by the leaders of Muslim League for the restoration of Khilafat in Ottoman Empire, Turkey. Since the Sultan of Turkey was also the spiritual head of Muslim world. वास्तव में जो खलीफा जो था वह तुर्की का सुल्तान भी था, यानी in a post Sultan of Turkey, the post of a spiritual head of Muslim world was also joined. और हुआ यह था कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार जो दो ग्रुप बने थे, एक में सेंट्रल पावर थे, सेंट्रल पावर में जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया था। अलाइड पावर में ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ये सब मुख्य पावर थे। बाद में यूएसए शामिल हो गए। तो इन दोनों के बीच जो संघर्ष हुआ, ये युद्ध हुआ, जिसमें अल्टीमेटली एलाइड पावर जीत गए। और एलाइड पावर ने बाद में 1-1, यानी कि एलाइड पावर ने जर्मनी के साथ एक संधि की, फिर तुर्की के साथ भी एक संधि की, यानी सुल्तान ऑफ तुर्की के साथ भी की। जैसे ट्रीटी ऑफ वर्साई जर्मनी के साथ किया गया, उसमें काफी ह्यूमिलिएटिंग जो है वास्तव में जो है कंडीशंस रखे गए जर्मन लोगों के साथ। ठीक वैसे ही उसी तर्ज पे ट्रीटी ऑफ सेव्रे यह संपन्न किया गया तुर्की के सुल्तान के साथ। और द प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ सेव्रे वाज वेरी मच ह्यूमिलिएटिंग एंड इंसल्टेटिव टुवर्ड्स सुल्तान ऑफ तुर्की। कई प्रकार से उसको अपमानित किया गया था। तो इसी अपमान को और स्थिति में जो अपमानित करने वाली कई शर्तें थी, उसको बाइक करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए भारत में मुस्लिम लोगों ने मुस्लिम लीग की
अगुवाई में एक आंदोलन शुरू किया ताकि जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट पर भारत में इतना प्रेशर बनाया जा सके कि इससे प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ सेवरे को अंडू किया जा सके ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस सोच के साथ ये आंदोलन को शुरू किया गया था। तो खलीफा से जो जुड़ा हुआ चूंकि आंदोलन था उसके इंटरेस्ट यानी इट वाज रियली ज्वाइंट विद द इंटरेस्ट ऑफ द खलीफा रूलिंग इन तुर्की, बट द मूवमेंट वाज गोइंग ऑन इन इंडिया फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ कैलिफेट। आप कहें ऐसे तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो शुरू हुआ 1921 में गांधी जी की अगुवाई में, लीडरशिप में, उसमें ढेर सारे कारण थे, लेकिन प्रमुख तौर पे गांधी जी के अनुसार, इन ओपिनियन ऑफ गांधी जी, द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट काउज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्योंकि ब्रिटिश रूल के खिलाफ ही एक आंदोलन चलाने की बात हो रही थी। उसका जो ब्रिटिश रूल था भारत में, उसके खिलाफ ही आंदोलन था। तो गांधी जी ने काफी सोच समझ के बाद, जो है ना, सिंस ही वाज ए कीन ऑब्जर्वर ऑफ द कंडीशंस स्पेशली पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल, व्हाटएवर द प्रॉब्लम्स मे बी, दैट्स व्हाई he reached on the conclusion that the main cause of British rule in India was the cooperation of Indians of British government, cooperation of Indians towards British government in their rule। भारत में अंग्रेज जो शासन कर रहे थे, इनके शासन के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था, तो भारतीयों ने वास्तव में ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ इतना सहयोग किया था, ये ब्रिटिश लोग भारत में शासन कर पाने में बिल्कुल सफल थे। देखा भी हम लोगों ने पहले जो हिस्ट्री हमने पढ़ी, इंडियंस हैड रियली वोन इंडिया फॉर ब्रिटिश, भारत को भारतीयों ने जीत कर अंग्रेजों को दे दिया राज करने के लिए। यही एक स्थापित सत्य था। गांधी जी इस सत्य से पूरी तरह परिचित थे, इसलिए उसने कहा कि अगर इन हिज ओपिनियन इफ इंडियन डिनाई टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, अगर भारतीय लोग इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जो भारत में है सहयोग करना बंद कर दे, तो अपने आप विद इन 1 ईयर, इन हिज ओपिनियन, इफ इंडियन डिनाई टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, इट वुड नॉट कंटिन्यू एंड कोलैप्स विद इन 1 ईयर। साल भर के अंदर यह सरकार खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी, यानी अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे। और इस तरह से दस इट वाज द इजीएस्ट वे टू गेट स्वराज फ्रॉम ब्रिटिश राज, यानी कि अंग्रेजी राज से मुक्ति का यह सर्वाधिक उपयुक्त और आसान तरीका था कि हम भारतीय इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ किसी भी स्तर पर सहयोग न करें। ये उनका अपना ओपिनियन था, और इस ओपिनियन को लेकर के ही उसने रूपरेखा बनाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। तो जो नॉन कॉपरेशन की जो मूवमेंट की जो वास्तव में फिलॉसफी जो उसने दी, उसके लिए जो प्रोग्राम तय किए कि किस प्रकार से इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लागू किया जाएगा, वो वास्तव में क्या था? मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन मेनी स्टेट्स। गांधी जी के हिसाब से एकाएक जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उसके संपूर्ण प्रोग्राम के साथ, यानी सारे स्टेट को एक साथ ही समूचे देश में लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पिछला जो उनका अनुभव रहा था रॉलेट सत्याग्रह का, वो काफी कड़वा रहा था। और उससे सीख लेते हुए, एक लेसन लेते हुए गांधी जी ने यह तय किया कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कई चरणों में अग्रसारित किया जाएगा, वन आफ्टर अनदर। दैट्स व्हाई he declared that movement should unfold in many stages। कई चरणों में इस आंदोलन को सामने लाया जाएगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। इस तरह गांधी जी ने जो यह तय किया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एकाएक शुरू न करके, एक साथ ही शुरू न करके कई चरणों में शुरू किया जाएगा, तो वो सारे चरण इस प्रकार दर्शाए जा सकते हैं। वो चरण कौन कौन थे? पहला, सरेंडर ऑफ टाइटल्स, ऑनर्स एंड अवार्ड्स गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, समय समय पर, टू शो द रॉयल्टी विद द गवर्नमेंट बाय द इंडियंस। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों को तरह तरह के टाइटल दिए थे, अवार्ड दिए थे, ऑनररी जो है कई प्रकार के जो है उनको उपाधियां दी थी, उपाधियों के साथ साथ कुछ और भी चीज जो दिए थे। उन सबों को सरकार
को रिटर्न कर देना चाहिए, ये गांधी जी का मत था। इसलिए पहले चरण में उन लोगों को ही उसने शामिल किया जो समाज में, भारतीय समाज में द मोस्ट एडवांस एंड प्रोग्रेसिव लोग थे। क्योंकि ये बड़े बड़े लोग थे, रॉयल पर्सन्स थे, इंडिया फेम, वर्ल्ड फेम लोग थे। इनके सरकार के खिलाफ जाने पर एक बहुत बड़ा मैसेज जाता और उसका प्रोपगेशन जो है जब न्यूज़पेपर के, रेडियो इत्यादि के थ्रू जब लोगों के बीच में जाता तो एक वाइडर जो है कंटेक्स्ट में यह मैसेज आता कि अब जो है इस ब्रिटिश सरकार का विरोध आवश्यक हो गया है। यह सरकार बहुत गलत कर रही है कि आखिर जो लोग लॉयल थे इस गवर्नमेंट के, अब वह भी इस गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहे हैं। दूसरा स्टेज उसने जो इसका तय किया वो मिडिल क्लास के लोगों का सपोर्ट लेने का, टेकिंग सपोर्ट ऑफ मिडिल क्लास इंडियंस टू बाइकआउट द सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यानी जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे भारतीयों के बीच में से, वो लोग जो ब्रिटिश सरकार के अधीन तरह तरह की सेवा दे रहे थे, उन सारे एम्प्लॉयज को उसने इसके अंतर्गत रखा कि उन्हें ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए, यानी अपने पोस्ट पर उनको बने नहीं रहना चाहिए और उन्हें उसमें रिजाइन कर देना चाहिए, सरकार से अलग हो जाना चाहिए। सरकार के जो भी कार्य उसको दिए गए हैं, सरकार ने जो दिया है उसे करने से मना कर देना चाहिए। ये इसका काफ़ी दूरगामी प्रभाव था, क्योंकि उस समय भी हमारे देश में शहरी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मध्यम वर्ग था। वो संपूर्ण मध्यम वर्ग के शामिल होते ही इस आंदोलन का स्पेक्ट्रम अच्छा खासा विस्तृत हो जाता। अब इसको एक आर्थिक आधार देने के लिए कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को अधिकतम नुकसान पहुंचाया जा सके और भारतीय जो ये मिडिल क्लास जो एम्प्लॉय था, जो वास्तव में सेवा के द्वारा, नौकरी के द्वारा अपना अर्जित कर रहा था इनकम, तो यहाँ के लोग को एक आधार दिया जा सके। भारतीय जो भी लोग हैं उनको जब तक जो है आर्थिक रूप से मजबूत नहीं किया जा सकता है, तब तक भला आंदोलन को कितने दिन तक खींचा जा सकता है। इसलिए उसने बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड प्रोपगेशन ऑफ स्वदेशी को तीसरे चरण के तौर पे पॉपुलराइज करने का प्रोग्राम किया, ताकि खादी के प्रचार के द्वारा लोगों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जा सके, उनके इनकम को बढ़ावा दिया जा सके, उनका इनकम लेवल बढ़ाया जा सके और फॉरेन गुड्स के इस्तेमाल पर भारत में रोक के साथ ही ब्रिटिश लोगों को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सके। चौथे चरण के रूप में उसने यह तय किया कि इतने 3 चरणों के बाद यह देखा जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा कि सरकार वास्तव में इस मूवमेंट के अगेंस्ट में कौन सा स्टेप लेती है, वह कुछ सुधार करते हैं। फिर उसके स्टेप को अगर ऐसे में जैसे रॉलेट सत्याग्रह के अगेंस्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफी ब्रूटली रिटेलिएट किया था, सप्रेसिव मेजर्स जो उसने जो अपनाए थे, इवन गांव तक बॉम्बार्डमेंट भी किया था, बॉम्बिंग तक किया था, तो आखिर किस प्रकार का रिएक्शन सरकार की ओर से होगा। गांधी जी के हिसाब से अगर सरकार जो है दमनकारी जो है अपनी जो नीतियां हैं उसको और जो है विस्तार देते हुए लागू करेगी, तरह तरह से आंदोलन को क्रश करने की कोशिश करेगी अपने ताकत का इस्तेमाल करके, तब करना क्या है, तब जो है समूचे देश में, चूंकि तब तक ये आंदोलन काफी प्रचलित हो जाएगा और प्रचारित हो जाएगा, अधिक से अधिक लोग इसके संपर्क में आएंगे और जानकारी उनको मिल जाएगी, तब जो है नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया जाएगा। यानी ऐसा एक आंदोलन समूचे देश के स्तर पर शुरू किया जाएगा जो पूरी तरह से जो है अहिंसक होगा और जिसमें आंदोलनकारी सरकारी आदेशों के पालन करने से ना कर देंगे। ये सारे प्रोग्राम जो गांधी जी ने तय किए, ये शहरी क्षेत्र तक बड़े आसानी से इसको लाया जा सकता था, अर्बन एरियाज तक, जहाँ जो है मीडिया और प्रचार तंत्र की अच्छी खासी पहुंच थी, वो छोटे टाउन हो या फिर बड़े सिटी हो। लेकिन दूर जो देहाती क्षेत्र थे, जंगल थे, पहाड़ थे, उन इलाकों तक में भी इस आंदोलन को ले जाने के लिए उसके बाद के चरण के रूप में मास मोबिलाइजेशन का प्रोग्राम रखा, क्योंकि तब तक बहुत सारे लोग इतने ट्रेंड हो जाते, इतने जानकारी लोगों के पास हो जाती कि उसका प्रभाव निश्चित तौर पे कंट्री साइड में पड़ना ही पड़ना था।
इसलिए इसका स्पेक्ट्रम तब बहुत बड़ा हो जाता जब देश में अधिकतर भाग के लोगों को इसमें शामिल किया जाता, और इस तरह से जब संपूर्ण देश इसमें शामिल हो जाता तो भारत में इस ब्रिटिश गवर्नमेंट का टिकना पॉसिबल नहीं था। अगर इसको 1 साल तक कंटिन्यू किया जाता, सरकार की सत्ता समाप्त हो गई होती, उसके सत्ता के चिन्ह ही समाप्त हो गए होते, क्योंकि उसके आदेश को जब तक कोई मानेगा नहीं तो उसकी सरकार का वास्तव में औचित्य क्या है। जब उसका अपने आप में औचित्य रेलेवेंस समाप्त हो जाता है तो उसका यहाँ बने रहना भी काफ़ी कठिन हो जाता और उनको मजबूरी में शायद फिर यहाँ भारत छोड़कर जाना पड़ता। गांधी जी की ने काफ़ी वाइजली सोच विचार कर इस सारे प्रोग्राम को रखा ताकि मिनिमम लॉस मैक्सिमम गेन किया जा सके। इस तरह से गांधी जी अपने प्रोग्राम को काफ़ी बैलेंस रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की, जिसमें भारतीय जितने भी क्लास के लोग हैं, चाहे वो देहाती क्षेत्र में रहने वाले या शहरी क्षेत्रों में रहने वाले, विभिन्न वर्गों के जो भी लोग हो, उनको कम से कम नुकसान हो और कम से कम नुकसान की कीमत पर स्वराज को प्राप्त किया जा सके, ब्रिटिश राज को समाप्त करने। इसके बाद हम देखेंगे although Gandhi ji had prepared the policy and programs for non-cooperation movement, yet to start it was very much tough. It was not easy. जो भी गांधी जी ने प्रोग्राम किया था तो उस प्रोग्राम को लागू करना कांग्रेस चूंकि बहुत बड़ी उस समय पार्टी थी और उसमें पार्टी के हर व्यक्ति को, हर लीडर को, जो प्रमुख लीडर है उनको अपने विचारों से सहमत कर लेना गांधी जी के लिए इतना आसान नहीं था। इसी कारण और ये प्रत्यक्ष रूप में देखा भी जाता है बाद में कि कुछ कांग्रेस के लीडर्स ने, जो अग्रणी लीडर्स हैं, गांधी जी के इन विचारों का विरोध किया। सो प्रॉब्लम्स बिफोर गांधी जी इन लॉन्चिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसको हम दो भाग में अगर बांट के देखें तो एक है विद इन दी कांग्रेस एंड एक दूसरा जो है वो आउटसाइड द कांग्रेस। विद इन दी कांग्रेस के अंतर्गत सम लीडर्स वेयर ऑफ ओपिनियन, जैसा कि उन्होंने पाया था, इट वाज रियली देयर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द रॉलेट मूवमेंट, देयर वाज मेनी इंसिडेंट्स occurred in India related to violence. So, since to control a mob was not easy, so violence was quite natural. और इसी डर से ये लीडर्स जो है वास्तव में गांधी जी के जो नॉन वायलेंस पर आधारित जो आंदोलन था जिसे कंट्री वाइड किया जाना था उससे वो सहमत हुए। Some leaders were of opinion that in such movement violence would be inevitable. उनके हिसाब से एकदम हिंसा तो होनी ही होनी है और ऐसे में गवर्नमेंट का जो फिर जो है रिटेलिएशन जो होगा उनके जो ओर से जो फिर जो है वास्तव में रिप्रेसिव जो मीजर्स चलाए जाएंगे वो इतने वास्तव में दुखदायी होंगे, इसे झेलना भारतीय लोगों के यानी भारतीय जो उस समय आंदोलनकारी होंगे उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि जलियांवाला बाग जो है मैसेकर का जो उसने देखा था इंसिडेंट और इसलिए वो भयभीत, उनको लगता था कि शायद सरकार जो है उससे भी बुरा हाल भारतीय नागरिकों का करेगी अगर वो इस आंदोलन के पार्ट बने। दूसरे कुछ लीडर्स इस विचार के भी थे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रोविजन था जिसमें डायरकी लागू की गई थी और राज्यों में भी गवर्नर के अंदर भी काउंसिल था, सेंट्रल में भी था, तो काउंसिल के इलेक्शन में लोग भाग लेना चाहते थे कुछ लीडर, ताकि काउंसिल के इलेक्शन में भाग लेकर वो एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे चुने जाए, काउंसिल में जाएं और वहाँ सरकार की नीतियों का, उन नीतियों का विरोध करें जो एंटी इंडियन हो, जिसका इंटरेस्ट जो है वास्तव में है ना इंग्लैंड के ही फेवर में हो और भारतीयों के हितों को जिससे इग्नोर कर दिया जाता हो, वैसे चीज़ों का वैसे वास्तव में पॉलिसी एंड प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के थे उसका काउंसिल में जाकर वो विरोध करना चाहते थे। इसी कारण वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं चाहते थे कि शुरू हो, क्योंकि ऐसा होने पर फिर इलेक्शन में भाग लेना इनके लिए संभव नहीं था। जो भी हो, ये विचार वैभिन्न जो है, विचारों में विभिन्नता जो है काफ़ी लंबे समय तक रही और लेकिन अंत में ये सारे लीडर जब जो है कांग्रेस के एनुअल सेशन 1920 में मिले, यानी उनका जो वार्षिक अधिवेशन होता था वो नागपुर में 1920 में दिसंबर में हुआ और काफ़ी नानुच के बाद
ऐसे नो अगर मगर जो भी हुए, इफ बट अंत में सारे लीडर्स गांधी जी के इस विचार से सहमत हो गए कि हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही शुरू करना चाहिए। और जब एक बार यह निर्णय हो गया, तब उसके बाद जनवरी 1921 में यह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो गई। इसी तरह से देखते हैं, दूसरी समस्या थी गांधी जी के सामने, जो रॉयलेट जो है मूवमेंट के दरमियान उनको समझ में बात आई, सिंस ही वाज वेरी मच कीन ऑब्जर्वर, किसी भी कांग्रेस ही भारत के संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अभी बहुत सारे लोग दूसरी कम्युनिटी के जो लोग थे, वो राष्ट्र में चलने वाले इस प्रकार के जो है सरकार विरोधी आंदोलनों से काफी बाहर थे, अछूते थे, दूर थे। उसमें जो सबसे प्रमुख था, जो ग्रुप था, वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का था। मोस्ट ऑफ दी मुस्लिम्स generally followed the policy of Muslim League, and policy of Muslim League was from its beginning anti-Congress। इस कारण दोनों में तालमेल संभव नहीं था। लेकिन यह परिस्थितियों की बात थी कि इस मुस्लिम लीग के लीडर्स को भी कांग्रेस के नजदीक आना पड़ रहा था। एक जो कंडीशन था, एक क्रिएट किया गया था वास्तव में ट्रीटी ऑफ सेब्रे के द्वारा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तुर्की के सुल्तान के साथ किया था। इसमें खलीफा जो तुर्की का सुल्तान भी था, उसके साथ काफी ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी किया गया था, उसको अपमानित किया गया था तरह से। इसको भारतीय मुसलमानों ने अपना अपमान समझा कि हमारे नेता का अपमान जो वास्तव में हमारा ही अपमान है। और इसलिए हर हाल में, चूंकि वो इस विश्वास से भरे थे कि हम भारत में चूंकि ब्रिटिश लोगों का काफी सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमारी बात ब्रिटिश गवर्नमेंट जरूर मानेगी और विल अनडू द प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ सेब्रे। ऐसा हुआ नहीं। तब इन नेताओं ने 1919 में आंदोलन शुरू किया फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ कैलिफेट, खिलाफत। लेकिन ये आंदोलन अकेले दम मुस्लिम लीग के सफल होना संभव नहीं था। इसलिए इसके लीडर्स भी जो अली ब्रदर्स थे, अली ब्रदर्स, ये लीडरों ने भी और गांधी जी ने भी, क्योंकि ये भी उत्सुक थे, ये उचित अवसर जाना और आपस में एक दूसरे से विचार विमर्श किया कि किस प्रकार से एक जो है वास्तव में एंटी ब्रिटिश नेशन वाइड मूवमेंट स्टार्ट किया जाए, जिसमें भारतीयों के इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा। मुस्लिम लीग के लीडर्स भी गांधी जी के इस विचार से सहमत हो गए और गांधी जी को भी लगा कि अगर हम वास्तव में इस ग्रेटर काउज के लिए मुस्लिम लीग का सपोर्ट करते हैं उनके रेस्टोरेशन ऑफ कैलिफेट में, तो हमें शायद एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, मुस्लिम लीग के लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा और तब जो ये वास्तव में हम जो शुरू करने जा रहे हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसको संपूर्ण देश के लोगों के अधिकतर जो है कम्युनिटी के सपोर्ट को प्राप्त करने में सफलता मिल जाएगी। सो टू गेट द सपोर्ट फ्रॉम द सेकेंड और द कह सकते हैं नेक्स्ट major community in India, Gandhi ji consulted with Ali brothers and became agreed upon to support Khilafat movement, which was in continuance from 1990। और गांधी जी ने इनको सपोर्ट करना शुरू किया। In return, the leaders of Muslim League also supported non-cooperation movement, which was launched in 1921 January। अब आगे जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, उसमें हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की दिशा और दशा, यानी किस डायरेक्शन में, उसका नेचर, फीचर क्या था और इन व्हाट वेयर द कॉन्सिक्वेंसेज, परिणाम क्या हुए, किन किन स्तरों पर कहाँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का वास्तव में कौन सा रूप सामने आया, क्या यह समूचे देश में एक ही स्तर का था, एक ही प्रकार का था, या कुछ अलग अलग एक्शन और रिएक्शन हुए इसके लोगों के बीच में, किस प्रकार से जो है वास्तव में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के प्रति जो है लोगों की अपनी जो है भावनाएं थी, किस तरह से लोगों ने रिएक्ट किया, इस मूवमेंट के जो प्रोग्राम थे उसको किस तरह से लोगों ने लिया, ये अगले वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सो प्लीज वेट। थैंक यू।